नमस्कार। हमारी आज की कहानी है गहरे घाव। अच्छा हुआ सविता तू आ गई। देख घर कितना गंदा पड़ा है। जरा पूरे घर की साफ सफाई कर देना और रसोई भी अच्छी तरह साफ कर देना। तेरी भाभी सुबह जल्दी में सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता, फिर भी जितना बन पड़ता है करती रहती हूँ। एक काम कर, पहले घर साफ कर ले, फिर बढ़िया सा खाना बना देना। आज तो जी भर कर खाना खाने का मन है, वरना कई बार तो वो सूखी सब्जी या सिर्फ दाल बनाकर रख जाती है। जल्दी के कारण निधि कुछ अच्छा बना नहीं पाती। शाम तक थक कर आती है तो कभी खिचड़ी बना देती है और कभी बाहर से खाना मंगवा लेती है। तुझे तो पता ही है, मुझे बाहर का खाना खाने से एसिडिटी हो जाती है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में वही खाना पड़ता है। उससे भी कुछ कह नहीं सकती। बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती है। अगर कुछ बोल दूं तो घर में बेवजह का झगड़ा हो जाएगा, इसलिए चुपचाप सब सह लेती हूँ। शारदा देवी के 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा और बहू अलग रहते थे। कुछ महीने पहले ही छोटे बेटे आदित्य की शादी हुई थी। उसकी पत्नी निधि एक कामकाजी महिला थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही शारदा देवी ने अपनी बड़ी बेटी सविता को मायके बुला लिया। ऐसा वो हर बार करती थी। जब भी घर में कोई बड़ा काम होता, उन्हें सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। सविता अभी अभी लंबा सफर तय करके मायके पहुंची थी। माँ ने उसके हालचाल तक नहीं पूछे और आते ही कामों की लंबी सूची थमा दी। सविता ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ, आपके घर का काम आप जाने, मैं यहाँ सिर्फ आप सबसे मिलने आई हूँ। अगर मुझे आते ही नौकरानी की तरह काम करना है तो मैं वापस अपने ससुराल चली जाती हूँ। पहली बार बेटी का ऐसा जवाब सुनकर शारदा देवी तिलमिला उठी। क्या बकवास कर रही है तू? यहाँ महीने भर रुकने नहीं वाली क्या? देख तो सही घर की क्या हालत हो रही है। माना कि बेटी की भी मायके के प्रति जिम्मेदारी होती है। सविता ने तुरंत उनकी बात बीच में रोक दी। तो क्या शादी होते ही माँ बाप की बेटी के प्रति सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? जब जब आपने मुझे बुलाया, मैं अपना घर, अपने बच्चे और ससुराल छोड़कर आपके पास चली आई। आपकी बीमारी हो या कोई शादी ब्याह, मैंने हर बार बिना किसी शिकायत के आपकी हर बात मानी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ भेदभाव, उपेक्षा और अपमान। शारदा देवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैसी बातें कर रही है? मैंने तेरी कौन सी बेइज्जती कर दी? यहाँ तुझे कोई भूखा तो नहीं रखता। मायके में थोड़ा बहुत काम कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? सच तो ये है कि अब तेरे मन में कामचोरी आ गई है। सविता का वर्षों से दबा हुआ दर्द आज शब्द बनकर बाहर आ रहा था। बस माँ, अब और नहीं। आपको शर्म नहीं आती हर बार मुझसे ही उम्मीदें रखने में? बचपन से आपने यही कहा कि तू बड़ी है, छोटे भाई बहनों का ध्यान रख, माँ बनकर उनकी जिम्मेदारी निभा। मैंने निभाई भी, लेकिन आज वही भाई बहन नए कपड़े खरीदते हैं, घूमने जाते हैं, जन्मदिन और सालगिरह मनाते हैं। मुझे कभी बुलाना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझते। 12वीं के बाद तो जैसे मैं आपके लिए बोझ बन गई थी। हर किसी से यही कहती थी कि जल्दी कोई लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं। पढ़ाई छुड़वा दी, घर बैठा दिया और दिन रात घर के काम करवाती रही। आज मेरी पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोते हुए ही निकल रही है। जब नेहा और उसके पति आते हैं तो उनके लिए नए बर्तन निकलते हैं, सुंदर प्लेटें सजती हैं, अच्छा कमरा तैयार होता है। और जब मैं अपने पति और बच्चों के साथ आती हूँ तो जो मिल जाए उसी में संतोष करना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरे पति वर्षों से जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोते रहे, लेकिन छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है। रिश्तों में कई बार छोटी छोटी बातें भी बहुत गहरे घाव दे जाती हैं। सविता ने हमेशा यही सोचकर सब सह लिया कि कहीं माँ, पिताजी या भाई बहनों को बुरा ना लग जाए। आखिर अपने ही तो है। लेकिन हर सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। सविता ने गहरी सांस ली। वर्षों से मन में दबा दर्द अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। माँ, मैंने हमेशा यही सोचा कि रिश्तों को बचाने के लिए कुछ बातें सह लेनी चाहिए, इसलिए हर बार चुप रही। लेकिन आपने मेरी चुप्पी को मेरी मजबूरी समझ लिया। हद तो तब हो गई जब आदित्य की शादी में आपने मुझे पूरे 2 महीने पहले बुला लिया। मैंने अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात शादी की तैयारी की। रिश्तेदारों की खातिरदारी से लेकर रसोई, सफाई, खरीदारी, सजावट, हर काम मैंने किया। लेकिन शादी के बाद आपने सबके सामने यही कहा
कि सारा काम बड़े बेटे और बहू ने संभाला है। मेरी मेहनत का जिक्र तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मुफ्त की नौकरानी थी जो हर बार अपना घर छोड़कर आपके बुलाने पर चली आती थी। शारदा देवी चुप थी। सविता आगे बोली, और अगर मेरी बेटी अन्वी मुझे आईना न दिखाती तो शायद मैं आज भी कुछ नहीं बोल पाती। उसे वो दिन साफ साफ याद आने लगा। आदित्य की शादी के अगले दिन वो रसोई में अकेली काम कर रही थी। तभी उसकी बेटी अन्वी वहां आई और बोली, माँ, आप अपनी ही दी हुई सीख कैसे भूल गई? सविता मुस्कुराकर बोली, कौन सी सीख बेटा? अन्वी ने मासूमियत से कहा, वही जो आप मुझे और आर्या को रोज सिखाती हैं। आप हमेशा कहती हैं कि दोनों बहनें मिलजुल कर काम करें। सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मैं ही आर्या का काम करूं। आप हम दोनों से बराबर काम करवाती हैं। हम दोनों मिलकर अपना कमरा साफ करते हैं, कपड़े जमाते हैं और खाना परोसने में भी आपकी मदद करते हैं। आप दोनों से एक जैसा प्यार भी करती हैं। याद है, एक बार आपने आर्या को चॉकलेट दिला दी थी और मुझे नहीं मिली थी क्योंकि मैं स्कूल में थी। जब मैं रोने लगी थी तब आपने तुरंत मेरे लिए भी चॉकलेट ला कर दी थी और कहा था, अगर कभी मम्मी से कोई गलती हो जाए तो मुझे जरूर बताना। मम्मी भी इंसान है, उससे भी भूल हो सकती है। सविता मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, ये बात तो मैं आज भी मानती हूँ। अन्वी ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर नानी के घर में ये नियम क्यों नहीं है? सविता हैरान रह गई। क्या मतलब? अन्वी बोली, मौसी जब से आई हैं, नानी के कमरे में बैठकर बातें कर रही हैं और आप सुबह से अकेले पूरे घर का काम कर रही हैं। आखिर छुट्टियां तो आपकी भी हैं, आप उनके साथ बैठकर बातें क्यों नहीं करती? जब आप दोनों बहनें हैं तो काम भी बराबर होना चाहिए ना? सविता के पास कोई जवाब नहीं था। अन्वी ने फिर कहा, और नानी भी तो आपके साथ भेदभाव करती हैं। मौसी को कितनी सुंदर साड़ी और चांदी की पायल दी गई, लेकिन आपको सिर्फ सूट का कपड़ा दे दिया। ऐसा क्यों? क्या आप उनकी बेटी नहीं हैं? अन्वी के एक एक सवाल ने सविता के दिल पर दस्तक दी। वो बिल्कुल निशब्द खड़ी रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस भेदभाव को वो वर्षों से नजरअंदाज करती रही, उसे उसकी छोटी सी बेटी भी साफ साफ महसूस कर रही थी। उसे अपनी छोटी बहन नेहा की याद आई। बचपन में भी हर बार यही कहा जाता था, नेहा छोटी है, उसे मत डांटो, उसका काम भी तुम कर दो, तुम बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए। सविता हर बार चुप रह जाती। समय बदला, दोनों की शादी हो गई। नेहा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई। उसके ससुराल की हैसियत अच्छी थी, बस तभी से मायके में उसका सम्मान भी बढ़ गया। हर त्योहार पर उसे अधिक शगुन मिलता, उसके लिए नए कपड़े आते, उसके पति के स्वागत में विशेष व्यवस्था होती और सविता से हमेशा वही कहा जाता, तू तो बड़ी है, समझदारी इसी में है कि थोड़ा समझौता कर लिया कर। सविता हर बार मुस्कुराकर रह जाती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती चली जाती। आज उसे महसूस हुआ कि वर्षों से वो रिश्ते बचाने के नाम पर केवल अपना आत्मसम्मान खोती रही। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि अब अगर वो भी चुप रही तो उसकी बेटियां यही सीखेंगी कि रिश्ते निभाने के लिए हमेशा एक ही व्यक्ति को झुकना पड़ता है। उसने अपनी माँ शारदा देवी की ओर देखते हुए कहा, माँ, मैं आज तक इसलिए चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि अपने लोगों से शिकायत नहीं की जाती, लेकिन अब समझ आ गया है कि जहाँ सम्मान न मिले वहाँ चुप रहना अपनी ही आत्मा के साथ अन्याय करना है। मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। रिश्ते सिर्फ फर्ज निभाने से नहीं चलते, सम्मान और समान व्यवहार से चलते हैं। सविता की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बड़े भाई, छोटी बहन, दोनों भाभियां और पिता सब चुप बैठे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनसे गलती हुई है। सभी के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि उन्होंने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी की, इसलिए अब उसे बिना सवाल किए उनकी हर बात माननी चाहिए। सविता उनके चेहरों को देखकर सब समझ गई। उसे एहसास हो गया कि जिस इंसान को अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती, वो माफी भी नहीं मांग सकता। उसी समय उसे ये भी समझ में आ गया कि उसके साथ ऐसा व्यवहार केवल माँ की वजह से नहीं हुआ,
जब घर के बड़े ही किसी बेटी का सम्मान नहीं करते, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी उसी नजर से देखने लगते हैं। बड़ी भाभी का व्यवहार वर्षों से रूखा था। अब छोटी भाभी निधि भी समझ चुकी थी कि इस घर में सविता दीदी की कोई विशेष इज्जत नहीं है। इसलिए उसे भी ये सहज लगने लगा कि सविता आएंगी तो घर का सारा काम अपने आप संभालेंगी। सविता ने एक बार पूरे घर पर नजर डाली। यही वो घर था जहां उसने बचपन बिताया था, जहां उसने भाई बहनों को गोद में खिलाया था, जहां उसने अपने सपनों की जगह दूसरों की जिम्मेदारियां चुनी थी। लेकिन आज उसी घर में वो अपने लिए पराई बन चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे अपना पर्स उठाया, अपनी बेटी अनवी का हाथ पकड़ा, पति की ओर देखा जिन्होंने चुपचाप उसका साथ दिया। फिर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। पीछे से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सविता ने एक बार मुड़कर घर को देखा और मन ही मन कहा, जिस घर में बेटी को केवल जिम्मेदारी समझा जाए, अधिकार नहीं, वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। वो भारी मन से मायके से बाहर निकल आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू कम और आत्मसम्मान ज्यादा था। उसे लग रहा था कि उसने वर्षों बाद अपने मन का सबसे भारी बोझ उतार दिया है। उस दिन के बाद उसने एक निर्णय लिया। वो अपने मायके से रिश्ता नहीं तोड़ेगी, लेकिन अब कभी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी को खुश करने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि रिश्ते वही सुंदर होते हैं जहां प्यार के साथ सम्मान भी बराबर मिलता है। बेटी शादी के बाद पराई नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि उसे हमेशा त्याग और सेवा की मूर्ति मान लिया जाए। हर बेटी को अपने मायके में उतना ही सम्मान, अपनापन और अधिकार मिलना चाहिए जितना किसी बेटे या दूसरी बेटी को मिलता है। भेदभाव धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देता है, जबकि समान व्यवहार रिश्तों को जीवन भर मजबूत बनाए रखता है। याद रखिए, जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, वहां हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। आपकी क्या राय है? क्या सविता ने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाकर सही किया? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या चुप रहते या अपने माता पिता को उनकी गलती का एहसास कराते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक और समाज को नई सोच देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।